संविधान की प्रस्तावना इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान के अध्ययन में अगर हम देखें तो 3 भाग अगर हम माने संविधान के हैं तो पहला भाग है संविधान की प्रस्तावना, दूसरा भाग है भारतीय संविधान में जो सारी धाराएं है 395 अनुच्छेद है, धाराएं है, वो 22 भागों में बटे हुए हैं। उन 22 भागों को हम दूसरा भाग मानेंगे और संविधान का तीसरा भाग यानी अनुसूचियां, जो आज हमें 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान की दिखती है। तो संविधान का सबसे पहला भाग, महत्वपूर्ण भाग यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। किसी भी लिखित संविधान के अध्ययन में उस संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आप किसी देश का पूर्ण संविधान ना भी पढ़ो, केवल प्रस्तावना ही अगर आप पढ़ते हो तो आपको एक चित्रण आ जाता है उस संविधान का नजरों के सामने, कि प्रस्तावना के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि उस देश में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था संविधान के माध्यम से अपेक्षित है। हमें पता चल सकता है कि उस देश के या उस संविधान में कौन से मूल्यों, आदर्शों को स्थान दिया गया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की भी प्रस्तावना, उसका अध्ययन, उसके स्वरूप को समझना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में हम अभी क्रमशः चर्चा करने वाले हैं। ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अत्यंत सुंदर शब्दों में संपूर्ण भारतीय संविधान का वर्णन इस प्रस्तावना में किया गया है। और ऐसी ही प्रस्तावना हम अगर मूल संविधान देखें तो इसी चित्रकारी के फ्रेम में, ढांचे में उसे लिखा गया है। प्रस्तावना का एक बार हम वाचन करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अत्यंत सुंदर शब्दों में, कम से कम शब्दों में इस प्रस्तावना को रखा गया है और भारतीय संविधान का एक दर्पण, आईना हमें इस उद्देशिका में, हमें इस प्रस्तावना में दिखाई देता है। प्रस्तावना के स्वरूप को अगर हम देखें तो प्रस्तावना से हमें क्या क्या पता चलता है। प्रमुखतः प्रस्तावना से हमें 3 चीजें पता चलती है। सर्वप्रथम, प्रस्तावना के माध्यम से हमें पता चलता है कि संविधान का उगम स्थान, संविधान का स्रोत क्या है। दूसरा, राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। किसी भी देश में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप समझने में प्रस्तावना बहुत ही सहायक होती है। और तीसरा, कि संविधान के उद्देश्य क्या है, अर्थात किन उद्देश्यों को सामने रखकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। संविधान निर्माताओं का क्या सपना था, स्वतंत्र भारत कैसा हो, स्वतंत्र भारत में
जो राजनीतिक व्यवस्था रहेगी, आर्थिक व्यवस्था रहेगी, सामाजिक व्यवस्था रहेगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसके माध्यम से क्या क्या हासिल करना है, क्या क्या उद्देश्य सामने रखकर इस संविधान की निर्मित की गई है, इन चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है जब हम प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि संविधान का उगम स्थान, इसके बारे में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। भारतीय संविधान का उगम स्थान क्या है, ये जानने के लिए प्रस्तावना के प्रारंभ के शब्द हम भारत के लोग और प्रस्तावना जहां समाप्त होती है वे शब्द यह संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करती है, इन शब्दों को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। इनसे हमें पता चलता है कि प्रस्तावना में कहा गया है भारतीय जनता ही भारतीय संविधान का स्रोत है, उगम स्थान है। हमें पता है कि भारतीय संविधान की निर्मित का दायित्व संविधान सभा को दिया गया था। संविधान सभा ने जो सारे सदस्य थे, उन सभी सदस्यों ने अध्ययन कर, विभिन्न देशों के संविधानों का अभ्यास कर, विभिन्न बैठकों में जो समय समय पर बैठकें हुई थी संविधान सभा की, उसमें गहन चर्चा करके उसके बाद में इस संविधान की निर्मित की है। किंतु शब्द देखिए, हम संविधान सभा के लोग नहीं कहा है, हम भारत के लोग, ये शब्द आए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भले ही संविधान सभा के द्वारा इसे निर्मित किया गया, किंतु यह अपेक्षित है क्योंकि वे सारे संविधान सभा के सदस्य भारतीय जनता का ही प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य थे, प्रतिनिधि थे। इसीलिए भारतीय संविधान का उगम स्थान जनता है। यह संविधान जनता के द्वारा निर्माण किया गया है, अंगीकृत किया गया है और भारतीय जनता ने ही उसे अधिनियमित कर स्वयं को अर्पण किया है। प्रस्तावना को यदि हम आगे पढ़ें तो हमें राज्य व्यवस्था का स्वरूप समझने में सहायता होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द महत्वपूर्ण है, तीनों शब्द महत्वपूर्ण है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभुता के बारे में संविधान निर्माताओं ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण रूप से संप्रभु देश होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जब कहा जाता है तो उससे सूचित किया जाता है कि अंतर्गत तथा बाह्य दोनों ही मामलों में भारत की सरकार पूर्णतः संप्रभु होगी। अंतर्गत संप्रभुता अर्थात स्वतंत्र भारत में सरकार जो भी नीतियां, जो भी कानून बनाएगी, वो भारत इस देश के सीमाओं के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिक, सभी संस्था, सभी संगठनों पर लागू होगी। बाह्य संप्रभुता अर्थात बाहरी रूप से भी, मतलब अंतरराष्ट्रीय नीतियां तय करने में भी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, किसी भी विदेशी सत्ता का वो अधीन नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय नीतियां क्या बनानी है, किन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बनना है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से निकल जाना है, कौन से देश के साथ किस प्रकार के समझौते करने हैं, ये सभी निर्णय स्वतंत्र भारत में भारत की सरकार लेगी, कोई भी विदेशी सत्ता नहीं। इसे ही बाह्य संप्रभुता कहा जाता है। इस प्रकार से अंतर्गत तथा बाह्य दोनों ही मामलों में सभी निर्णय स्वतंत्र भारत की सरकार लेगी
यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से बताया गया है। उसके बाद आने वाला जो शब्द है वो है समाजवादी। समाजवादी शब्द महत्वपूर्ण है। मूल संविधान में अगर हम देखें तो यह शब्द हमें प्रस्तावना में नहीं दिखाई देता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द, यह विशेषण प्रस्तावना में जोड़ा गया, किंतु उसके पूर्व भी समाजवाद का एक ढांचा हमें संविधान में मिलता है, क्योंकि संविधान में अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप संविधान निर्माताओं ने लिखा है, उससे हमें पता चलता है कि समाजवाद की स्थापना देश में हो, ऐसी ही व्यवस्था संविधान निर्माताओं को अपेक्षित थी। भारत के संदर्भ में समाजवाद क्या होगा, उसमें कुछ हमें अपेक्षाएं दिखती है, जो संविधान निर्माताओं की हमें उनके कुछ नीति निदेशक सिद्धांतों में लिखे गए प्रावधानों से, किए गए प्रावधानों से हम पढ़ सकते हैं। उन्हें अपेक्षित था कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी नियंत्रण न हो, बल्कि सामाजिक नियंत्रण हो। उसी प्रकार समाजवाद में यह भी अपेक्षित होता है कि उत्पादन, जितना भी देश में उत्पादन होगा, उसका न्याय्य वितरण होगा, अर्थात समाज के सभी घटकों के, सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को समान रूप से उसका लाभ मिलेगा। ये ना हो कि कुछ ही व्यक्ति वितरण के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर अपनी हुकूमत जमा कर रखे है और वही उसका लाभ उठा रहे हैं। समाजवाद में यही अपेक्षित है कि सभी घटकों के सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो, इस प्रकार से उत्पादन का वितरण देश में किया जाए। भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था का स्वरूप बताने वाला और एक महत्वपूर्ण शब्द अर्थात धर्मनिरपेक्ष। संविधान निर्माताओं का यह सपना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए। इसलिए भले ही यह शब्द 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया, किंतु भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में ही पहचाना जाए, इसके लिए उचित प्रावधान संविधान निर्माताओं ने संविधान में करके रखे हैं, ये हमें दिखाई देता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र होता है जिसमें सभी धर्म के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, सभी के प्रति राज्य संस्था का वर्तन समान होता है और सभी को समान स्थान समाज में भी दिया जाता है। भारत यह देश विभिन्न धर्म के लोगों से बना हुआ देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग एकत्रित रहते हैं, उनमें ऐसी ही एकता बनी रहे, इसी उद्देश्य से धर्मनिरपेक्ष इस मूल्य को स्वीकृत किया गया और इसीलिए सभी को सभी सार्वजनिक तथा सरकारी पदों पर जाने का समान अवसर दिया जाता है। राज्य की दृष्टि में सभी समान होते हैं। कानून तोड़ने वाले को मिलने वाली सजा सबको समान होती है। किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में नहीं किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य होता है जिसका कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, इसीलिए सभी धर्मों को समान स्थान दिया जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि धर्म यह व्यक्ति का निजी विषय, निजी मामला है, ऐसा समझा जाता है। किस व्यक्ति को कौन से धर्म का स्वीकार करना है, किस धर्म का प्रचार करना है, इसके बारे में वह व्यक्ति निर्णय लेता है। राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलंदाजी इस मामले में नहीं की जाती है, किंतु यह आवश्यक है कि अपने धर्म का प्रचार या धार्मिक आचरण ऐसा हो जिसके द्वारा सामाजिक शांतता,
और कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से कोई भी आहत ना करे, वह कानून व्यवस्था और शांतता बनी रहे, यही धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहचान है कि जिसमें सभी धर्म के लोग समानता के आधार पर व्यवहार पाते हैं और सभी धर्म के लोग अपना अपना विकास समान रूप से कर सकते हैं। राज्य की दृष्टि में धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाता है। राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करने वाला अगला शब्द है लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र या जनतंत्र के रूप में विश्व में पहचाना जाए, ये संविधान निर्माताओं का सपना था। इसीलिए हमें दिखता है कि उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करके रखी है जिसके माध्यम से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। उदाहरण के तौर पर हमें दिखता है कि लोकतंत्र होने के कारण हमारे यहाँ प्रातिनिधिक शासन है। प्रातिनिधिक शासन अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, चुनती है। जो प्रतिनिधि जनता के लिए शासन को चलाते हैं। संसद का उदाहरण लीजिए, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या हमारी विधानसभा, विधान परिषद हो, यहाँ हमारे प्रतिनिधि है और वे प्रतिनिधि हमारे प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। चुनाव के माध्यम से हमने ही उन्हें वहां पर भेजा है। इसलिए प्रातिनिधिक शासन ये एक व्यवस्था की गई है लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए। प्रातिनिधिक शासन के साथ साथ ही चुनाव में मतदान का जो अधिकार दिया गया है वो समानता के आधार पर वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए 18 वर्ष और उसके ऊपर, मतलब 18 वर्ष जिन्होंने पूर्ण किए हैं उन्हें समानता के आधार पर मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। समय समय पर जो चुनाव होते हैं, जो मतदान के लिए निर्वाचन होता है, वो निर्वाचन करने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग की रचना भी संविधान में की गई है और उस चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि मुक्त तथा निर्भय वातावरण में चुनाव हो, इसके लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग करे। लोकतांत्रिक व्यवस्था सुरक्षित रहे, व्यवस्थित चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए मुक्त तथा निर्भय वातावरण में चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है। हमें दिखता है कि यह व्यवस्था भी हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही करके रखी है। उसी प्रकार लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी स्वतंत्र न्यायपालिका को दी गई है। न्याय व्यवस्था को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि वे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति पर यदि अन्याय होता है तो उस अन्याय को दूर करें और संविधान की रक्षा करें, अधिकारों की रक्षा करें और लोकतंत्र यहाँ सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आवश्यक सभी कदम उठाए। इसीलिए न्यायपालिका को संसद तथा कार्यपालिका के भी नियंत्रण से मुक्त रखा गया है कि निर्भय होकर न्यायपालिका लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्णय समय समय पर दे सके, चाहे वो निर्णय सरकार के खिलाफ भी कभी जाए। फिर भी अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो वैसे निर्णय करने में कभी भी न्यायपालिका न हिचकिचाए। उसी प्रकार संविधान में मौलिक अधिकारों का एक भाग हमें दिखता है, तीसरा भाग, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और उन अधिकारों के ऊपर कोई भी अतिक्रमण यदि करता है तो उस अतिक्रमण करने वाले को सजा देने के लिए न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वह मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करे। इसलिए मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान देकर और उसके रक्षा की जिम्मेदारी स्वतंत्र न्यायपालिका को देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कार्य संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही किया है।
और अंततः हमें ये भी दिखता है कि लोकतंत्र का ढांचा यहाँ बना रहे, इसके लिए कानून का शासन यहाँ रहे, इसके लिए आवश्यक प्रावधान संविधान के द्वारा किए गए हैं। कानून का शासन अर्थात भारत में जो शासन व्यवस्था है वह किसी व्यक्ति की मनमानी से नहीं चलने वाले। यहाँ कानून है जो सर्वोपरि है, जो सर्वश्रेष्ठ है, और कानून के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को क्या सजा देनी है, यदि वह किसी कानून को तोड़ता है तो क्या सजा होगी, कितनी सजा होगी, ये सभी कानून के द्वारा तय किया जाता है, किसी व्यक्ति की मनमानी से नहीं। कानून ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था देश में श्रेष्ठ नहीं। भारत का संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है। यही कानून का शासन है। भारत में राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करने वाला और एक शब्द अर्थात गणराज्य। हर वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं या गणराज्य दिवस मनाते हैं। गणतंत्र या गणराज्य, इस शब्द से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें राष्ट्र प्रमुख की नियुक्ति निर्वाचन के द्वारा होती है। राष्ट्र प्रमुख अर्थात भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति वहां पर कोई भी वंश के आधार पर विद्यमान नहीं होता है। यदि हम इंग्लैंड जैसे देश का उदाहरण लें, इंग्लैंड जो कि लोकतांत्रिक देश है, वहां पर राष्ट्र प्रमुख के रूप में आज भी इंग्लैंड के राजा का पद है। किंतु भारत जनतंत्र तो है ही, लोकतंत्र तो है ही, साथ ही साथ गणराज्य भी है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर कोई वंश के आधार पर नहीं बैठता, अपितु योग्यता के अनुसार निर्वाचन के माध्यम से कोई भी राष्ट्र प्रमुख बनता है। हमारे ही प्रतिनिधि जो लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हैं, विधानसभा में हैं, जिन्हें हमने निर्वाचित किया है, वो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं, और जिसे बहुमत मिलता है वह राष्ट्रपति बनता है। दूसरा ही महत्वपूर्ण विशेषता कि जो गणराज्य देश होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ सत्ता जनता के हाथों में ही होती है। हमें पता है यहाँ सरकार अंतिमतः जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। इसीलिए सभी पदों पर, सरकारी पदों पर, सार्वजनिक पदों पर जो भी व्यक्ति चुनकर जाता है, उन सभी पदों के लिए जो चुनाव होता है, जो जनता उसमें भाग लेती है, मतदान में भाग लेती है, उसी के प्रति ये सभी प्रतिनिधि उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए संपूर्ण सत्ता यह जनता के हाथों में ही निहित है। और उसी प्रकार गणराज्य एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं होता है। सभी व्यक्ति समान होते हैं, सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्रदान किए जाते हैं। गणराज्य में व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होता है, व्यक्ति के ही हाथों में सारे अधिकार होते हैं, क्योंकि वही जनता का भी भाग होता है, किंतु वे सभी समान माने जाते हैं, सभी को सभी समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। यही गणराज्य की पहचान है। इस प्रकार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, इन शब्दों के माध्यम से राज्य व्यवस्था का स्वरूप, इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे संविधान के उद्देश्यों का भी वर्णन प्रस्तावना में आता है, जो हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।